हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक जो अलायंस फॉर्म हुआ है उसको इंडिया काउंटर कर सकता है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान के अलायंस की। इसमें अजरबैजान कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है। पर टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है ये एक्चुअली इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और ये चीज़ हमने देखी है कि लड़ाई के समय भी टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये भी दावा करती हैं कि कुछ पाकिस्तान की साइड से टर्किश ड्रोन जो इंडिया की तरफ भेजे गए थे उनको टर्किश ऑपरेटर्स द्वारा ही ऑपरेट किया जा रहा था। खैर, ये हम क्लियर कर दें कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, पर इसका कंफर्मेशन ज़रूर है कि पाकिस्तान को टर्की का सपोर्ट मिला हुआ है। ड्रोन्स के साथ साथ दूसरे वेपन्स भी पाकिस्तान को टर्की प्रोवाइड करा रहा है। तो मेन जो बड़े ड्रोन्स पाकिस्तान के साथ सर्विस में है जो कि टर्किश मेड है, इसमें पहला है बायरक्टर TB2 जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि मेल UAV है और ये वेपन भी कैरी कर सकता है। तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि करीबन 20 के आसपास ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। दूसरा है बायरक्टर अकिंसी, ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि हेल UAV है और कहा जाता है करीबन 6 से 7 अकिंसी UAV पाकिस्तान के साथ सर्विस में है। ये भी रिकॉग्निशन, सर्विलेंस और स्ट्राइक रोल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। काफ़ी एडवांस UAV हैं। बाकी एक मेल अनका UAV है जिसके पार्ट्स पाकिस्तान द्वारा बनाए जा रहे हैं, पर ये अभी पाकिस्तान द्वारा लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है इसके सबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं पर छोटे UAV की बात करें तो असिसगार्ड सोंगार UAV जो है ये इंडिया के अगेंस्ट में भी पाकिस्तान ने यूज़ किए थे। ये क्वाडकॉप्टर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि वेपन्स भी फायर कर सकता है। तो ये ड्रोन स्वाम में पाकिस्तान द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल किए गए थे जो कि सारे शूट डाउन कर दिए गए थे। बाकी EHA-3 कामिकाजे ड्रोन्स का भी इस्तेमाल पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट में किया था जो कि अगेन टर्की द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे। ये सारे ड्रोन्स फेल हो गए थे। तो मुद्दा यहाँ पास या फेल होने का नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि टर्की द्वारा पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट में आर्म किया जा रहा है और सपोर्ट किया जा रहा है। खाली वेपन्स भी बेचे गए होते तो कोई बड़ी बात ना होती, पर पॉलिटिकली भी वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पर भी। बाकी टर्की द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान को वेपन्स और एवियोनिक्स के मामले में भी सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत F-16 में पहले ही टर्किश पॉड्स लगे हुए हैं, वेपन्स लगे हुए हैं। अभी फ्यूचर में इनकी BVR मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी JF-17 से इंटीग्रेट होने की बात हो रही है, स्पेसिफिकली बॉस्टगन और गॉक्टगन मिसाइल। उसके बाद गोखान मिसाइल पर भी काम किया जा रहा है जो कि एक सॉलिड फ्यूल डक्टेड डैम जेट वाली मिसाइल होने वाली है जो कि मेटियोर की कैटेगरी में आएगी और उसका भी इंटीग्रेशन JF-17 से हो सकता है। साथ में इनके जो F-16 हैं इनको टर्की अपग्रेड कर सकता है। फिर टर्की का जो 5th जनरेशन फाइटर है उसमें तो पाकिस्तान को पार्टनर बनाया ही जा रहा है और ये जो TFX कान है ये भी पाकिस्तान को मिलेगा। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी एग्जिस्ट करती है। अब ये कैसे अफोर्ड कर पाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, पर टर्की इनको ये फाइटर्स प्रोवाइड कराने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। खैर, टर्की से एक अटैक हेलीकॉप्टर भी ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने वेटो करते हुए उस डील को रुकवा दिया था क्योंकि इनके T-129 अटैक हेलीकॉप्टर में अमेरिकन इंजन लगे हुए हैं। सेम चीज़ अभी कान के साथ भी है, उसमें अगेन अमेरिकन इंजन ही लगे हुए हैं, लेकिन टर्की द्वारा इंडिजिनस इंजन पर काम किया जा रहा है। खैर, कान के साथ क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, पर मुद्दा यहाँ पर यह है कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और खाली मिलिट्री सपोर्ट को लेकर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी खड़ा अजरबैजान भी है, पर अजरबैजान का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टर्की को काउंटर करने के लिए इंडिया को 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला पॉलिटिकल है, दूसरा डिफेंस। तो पॉलिटिकली आपको इनके रेबल्स के साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे और उनके कॉज को टर्की के अगेंस्ट में सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो ग्रीस और साइप्रस के साथ हमारे रिलेशन पहले बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, पर पिछले कुछ सालों में हमने इनको इम्प्रूव किया है। मल्टीपल स्टेट विजिट्स हुई हैं, यहाँ तक कि डिफेंस के मामले में भी ग्रीस के साथ हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी हैं। तो टर्की और ग्रीस के बीच में जो डिस्प्यूट है ये एजियन सी को लेकर है, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एयर स्पेस को लेकर दोनों के बीच में तनातनी चलती रहती है और लड़ाइयाँ भी यहाँ पर हुई हैं। तो इस कॉज में इंडिया को ग्रीस का साथ देना चाहिए। साथ में मिलिट्री सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं। वहीं पर टर्की की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है तो वो डोमेस्टिकली भी काफ़ी वेपन्स खुद के लिए डेवलप कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ग्रीस इस मामले में आगे नहीं है और वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, खासकर US से
और कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से। तो इक्विपमेंट के मामले में भले ही ग्रीस द्वारा इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट किया जाता हो, पर वो ऑन पार है टर्किश इक्विपमेंट के, कुछ मामलों में बेहतर भी हैं। तो टर्की के अगेंस्ट में साइप्रस और ग्रीस की थोड़ी बनती है। इवन एक इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बताते हैं कि जब ग्रीस को टर्की द्वारा थ्रेटन किया जा रहा था, ग्रीस द्वारा साइप्रस से S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स को प्रिक्योर किया गया था, जिसके बदले में कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट साइप्रस को ग्रीस ने प्रोवाइड कराए थे। तो S-300 भी इनके साथ सर्विस में है। साथ में इनके पास दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं जो कि रशियन ओरिजिन के हैं, जैसा कि टॉर M1 हो गया, और फिर उसके बाद ओसा AKM हो गई, फिर Zu 23 मिलीमीटर की गन्स भी इनके साथ सर्विस में है। तो ये रशियन सिस्टम्स अपने अर्मीनिया को ट्रांसफर करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली यूरोपियन या फिर अमेरिकन वेपन्स को ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इन पर प्रेशर ज़रूर रहता है नेटो मेंबर होने की वजह से कि उसी स्टैंडर्ड के वेपन्स लिए जाएं, पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इंडिया यहाँ पर अपने डिफेंस टायर्स को ग्रीस से इम्प्रूव कर सकता है, और जहाँ पर ग्रीस की कमियाँ हैं वहाँ पर इंडिया सपोर्ट एक्सटेंड कर सकता है, जैसे कि शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को प्रोवाइड कराना, क्रूज मिसाइल्स को प्रोवाइड कराना, जिसमें हम जो डोमेस्टिक निर्भय मिसाइल बना रहे हैं वो ग्रीस को प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। बाकी ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि रशिया भी पार्टनर है। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर रशिया अग्री करता है या नहीं करता है, क्योंकि टर्की द्वारा भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया से डायरेक्टली लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं ले सकते। स्पेसिफिकली यहाँ ब्रह्मोस NG को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा सकता है, जो कि हम रफाल से इंटीग्रेट करेंगे, और ग्रीस द्वारा भी रफाल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके एक राउंड से भी इनका इंटीग्रेशन हो सकता है। बाकी एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस के मामले में हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। मल्टीपल एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हमारे द्वारा बनाई गई हैं रुद्रम सीरीज़ के अंतर्गत, जो कि 150 से 350 और 550 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंगेज कर सकती हैं, और ये चीज़ ग्रीस के फ्रेंच प्लेटफॉर्म लैक करते हैं। बाकी स्टैंड ऑफ वेपन्स के मामले में भी हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करें तो जो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स हैं, ये रेंज के मामले में आउट रेंज करती हैं फ्रेंच मीका मिसाइल को, जो कि अच्छे नंबर में हेलेनिक एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। तो रफाल से इंटीग्रेशन के बाद ये भी मीका का एज एन ऑल्टरनेटिव ग्रीस को ऑफर किया जा सकता है। साथ में UAVs के प्रोजेक्ट्स में, कामिकाजे ड्रोन्स के प्रोजेक्ट्स में हम ग्रीस को डायरेक्टली पार्टनर बना सकते हैं। बाकी एयर डिफेंस के मामले में तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स प्रूव हो ही चुके हैं। फिर प्रोजेक्ट कुशा जैसे प्रोग्राम जो हैं, जिसके अंतर्गत हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बना रहे हैं, इसमें हम ग्रीस को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर सकते हैं और इनको बेटर आर्म कर सकते हैं टर्की के अगेंस्ट में। पर यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन टर्की जितनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली टर्की की इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, पर वो ग्रीस से बेहतर है, तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी इंडिया से वेपन्स को इंपोर्ट करना इनके लिए बेहतर इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होगा, और ग्रीस के लिए पैसा मैटर करता है। बाकी टर्किश ड्रोन्स के अगेंस्ट में इंडियन वेपन्स ने अपनी कैपेबिलिटी पहले ही प्रूव कर रखी है। तो ग्रीस और इंडिया के जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं, और हमें अब उसे पुश करने की रिक्वायरमेंट है। अजरबैजान का डिस्कशन हम यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अजरबैजान के पास पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, इनके वेपन्स जो हैं ये इजराइल से आते हैं। इजराइल इनको वेपन्स इसलिए प्रोवाइड कराता है क्योंकि वो वहाँ से क्रूड ऑयल परचेस करता है, और इजराइल के पास ऑप्शंस नहीं है, तो उन्हें वेपन्स बेचने पड़ते हैं। हाँ, हम ये चीज़ इजराइल से ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो वेपन्स बेचे जा रहे हैं उनमें कम से कम ये कंडीशन लगाई जाए कि पाकिस्तानियों को इनसे दूर रखा जाए। बाकी इजराइलियों की मजबूरी है, वो इनको वेपन्स बेचेंगे। बाकी अजरबैजान के अगेंस्ट में इंडिया ने पहले ही बड़े स्टेप्स ले लिए हैं। अर्मीनिया हाल ही में हमारा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बना है। हमारे वेपन्स को हमारी मिलिट्री से पहले अर्मीनिया द्वारा परचेज किए जा रहे हैं, और ये चीज़ बढ़ ही रही है, तो इसलिए हमने अजरबैजान को डिस्कस नहीं किया। पर ग्रीस के साथ चीज़ों को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, जो कि अल्टीमेटली टर्की को काउंटर करेगा, क्योंकि टर्की की जिस तरीके की प्रोग्रेस चल रही है उस चीज़ को ग्रीस फ्यूचर में अपने दम पर काउंटर नहीं कर पाएगा। उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये इंडिया को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।